दोस्तों आज की वीडियो में हम ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इनको फर्स्ट सिस्टमेटिक क्रिटिक भी बोला जाता है क्योंकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म की शुरुआत प्लेटो से ही मानी जाती है जब इन्होंने अपनी बुक द रिपब्लिक को लिखा। द रिपब्लिक में दोस्तों 10 बुक्स लिखी गई हैं और आज की वीडियो में हम एक एक करके उन बुक्स के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। जैसे कि बुक 7 में इन्होंने एलिगरी ऑफ द केव का कंसेप्ट दिया है और बुक 10 में इन्होंने थ्योरी ऑफ मिमेसिस और पोइट्री के बारे में अपने व्यूज दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों प्लेटो का जन्म 427 बीसी में हुआ था और इनकी डेथ 348 बीसी में हो जाती है। प्लेटो को दोस्तों फर्स्ट सिस्टमेटिक क्रिटिक भी बोला जाता है क्योंकि क्रिटिसिज्म की शुरुआत ग्रीक लिटरेचर में प्लेटो ने की थी। इनके टीचर का नाम था सोक्रेटिस, जिसको हिंदी में सुकरात बोलते हैं। शुरुआत में दोस्तों प्लेटो भी पोएम्स लिखना पसंद करते थे। बाद में सोक्रेटिस से मिलने के बाद इन्होंने पोएम लिखना बंद कर दिया था और इसके बाद इनका रुझान मैथमेटिक्स और फिलोसफी की तरफ काफी ज्यादा बढ़ गया था। और 487 में इन्होंने अपनी खुद की एकेडमी खोली जिसका नाम था प्लेटोनिक एकेडमी। इस एकेडमी में ये मैथ्स, फिलोसफी और नेचुरल साइंस जैसे सब्जेक्ट को टीच करते थे। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी जिसको अर्लियर लिटरेरी क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है और ये बुक थी द रिपब्लिक। इस बुक को दोस्तों डायलॉग की फॉर्म में लिखा गया है जिसमें प्लेटो के टीचर सोक्रेटिस जो है वो कुछ अलग अलग एथेनियंस और कुछ फॉरेनर से बात कर रहे हैं और ये बात करते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में, इमोर्टलिटी ऑफ सोल्स के बारे में और इसके अलावा एक फिलोसोफर का और पोएट्री का सोसाइटी में क्या रोल है, इन सब के बारे में वो बातचीत करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो आपको याद करना है, ये जो डायलॉग्स लिखे गए हैं इन डायलॉग्स को पेलोपोनेसियन वॉर के ड्यूरिंग सेट किया गया है। द रिपब्लिक में दोस्तों 10 बुक्स लिखी गई है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कौन कौन सी बुक्स में प्लेटो ने अपने कौन कौन से कंसेप्ट्स को डेवलप किया है, उनके कौन सी बुक में कौन से व्यूज पोएट्री के लिए डिस्कस किए गए हैं। जैसे कि बुक 1 से 5th जो बुक है उसमें उन्होंने जस्टिस को डिफाइन किया है और आइडियल कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे कि एक यूटोपियन स्टेट होता है, ऐसे ही इन्होंने एक आइडियल कम्युनिटी को डिस्क्राइब किया है। बुक 1 से लेकर बुक 5th जो है उसके ड्यूरिंग इन्होंने आइडियल कम्युनिटी की बात की है और बुक 6 में इन्होंने बताया है कि ये जो आइडियल कम्युनिटीज है इनके आइडियल रूल्स कैसे होने चाहिए और जो फिलोसफर्स जो है उनका नेचर कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें इन्होंने बुक 6 में की है। बुक 7 की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें प्लेटो ने एलिगरी ऑफ केव जो है उसको प्रोपाउंड किया है। इसमें दोस्तों दिखाया गया है कि कुछ लोग शैडोई गुफाओं में बंद है जहां पे सनलाइट नहीं जाती है और वो लोग हमेशा अंदर ही रहते हैं। उन्होंने कोशिश ही नहीं की कभी भी बाहर आने की। गुफा के अंदर एक रोड है जहां से लोग आते जाते रहते हैं और जो लोग गुफाओं में बांध कर रखे गए हैं उनका फेस सड़क के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। और सड़क के दूसरी तरफ आग जलाई गई है जिसकी वजह से उन लोगों की परछाई और जो भी उन लोगों के हाथों में सामान होता है उसकी परछाई उस दीवार पर पड़ती है और ये परछाई जो चेन से बंधे हुए लोग हैं उनको दिखाई देती है। ये लोग इस परछाई को ही रियलिटी मानते हैं क्योंकि इनके लिए यही एक दुनिया है। बाहर के बारे में ये कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए इनको नहीं पता कि बाहर भी एक अलग दुनिया है। बट एक दिन क्या हुआ, इनमें से एक पर्सन यहाँ से फ्री हो गया, अपनी चेन से वो फ्री हो जाता है और जैसे ही वो गुफा से बाहर गया उसने बाहर लोगों को देखा, पेड़ पौधों को देखा, सनलाइट को देखा। तब उसको फील हुआ कि अब तक हम जो देख रहे थे वो रियलिटी नहीं है, हम जो अब तक जी रहे थे वो एक आर्टिफिशियल लाइफ थी। और तब फिर वो अंदर जाता है और उन लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में बताता है, बट किसी ने भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया और वो उसको बेवकूफ कहने लगे। वो उसको बताते हैं कि ये पागल हो गया है, बाहर ऐसा कुछ नहीं है, इस दुनिया में जो भी है वो हमारे सामने है, बाहर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ प्लेटो ने केव थ्योरी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि जब तक हम किसी बॉन्डेज या इग्नोरेंस से फ्री नहीं होंगे तब तक हम विजडम तक रीच नहीं कर पाएंगे, तब तक हम हमारी इंटेलिजेंस जो है उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। आगे इस बुक में प्लेटो ने इंटेलेक्चुअल स्टडी, फिजिकल ट्रेनिंग जैसे कि 2 साल की जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है उसका सजेशन दिया है और इसके अलावा फिलोसफी और मैथमेटिक्स की स्टडी कितने पर्टिकुलर टाइम तक करनी चाहिए, ये सब एलेबोरेट किया है। फाइनली हम बात करते हैं बुक 10 के बारे में। जो बुक लास्ट की जो बुक है इसमें प्लेटो ने पोइट्री के बारे में अपने व्यूज दिए हैं
सबसे पहले पोइट ने पोइटिक इंस्पिरेशन के बारे में बात की है कि एक पोइट को पोएम लिखने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है। जैसे कि वो लोग अपनी सेंसेस से पोइट्री लिखते हैं या उनके पास एक डिवाइन पावर होती है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जॉन मिल्टन की एक पोएम का, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसमें स्टार्टिंग की लाइन में वो गॉड को एक्यूज करता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपने मुझे कुछ नहीं दिया है। बट लास्ट की जो 6 लाइन है उसमें वो गॉड को प्रेज करता है। वो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है बट मेरे पास एक डिवाइन पावर है पोइट्री को लिखने की। ऐसे ही प्लेटो ने कहा है कि पोइट के पास एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए, एक डिवाइन पावर होनी चाहिए पोइट्री को लिखने के लिए। इसके बाद प्लेटो ने बात की है थ्योरी ऑफ मिमेसिस के बारे में। मिमेसिस का मतलब होता है इमिटेशन। थ्योरी ऑफ इमिटेशन में प्लेटो ने बताया है कि जो पोएट हैं वो सिर्फ कॉपी करके पोइट्री लिखते हैं, उनके पास ओरिजिनल कुछ नहीं होता है। यहाँ उन्होंने एक पेंटर का एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की है। जैसे पेंटर दूसरी चीजों को कॉपी करके पेंटिंग करता है, ऐसे ही पोएट करते हैं। उनके पास अपने खुद के आइडियाज नहीं होते हैं, इसलिए उनकी पोइट्री रैशनल नहीं होती है, क्योंकि उनकी पोइट्री में कोई भी लॉजिक नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों प्लेटो ने पोइट्री को कंडेमनेशन किया है। प्लेटो खुद एक फिलोसोफर थे, इसलिए वो फिलोसफी को बेटर मानते थे पोइट्री से। और वो कहते हैं कि पोइट्री और फिलोसफी जो है इन दोनों के बीच में बहुत पुराने टाइम से ही लड़ाई चल रही है। इसमें सबसे पहले प्लेटो ने कहा है कि पोइट्री इंसान को मोरली करप्ट करती है, क्योंकि ये लोगों को डाइवर्ट करती है। प्लेटो ऐसा मानते थे कि पोइट्री जो है वो फॉल्सहुड को बढ़ावा देती है, इसलिए पोइट्री को प्लेटो ने मदर ऑफ लाइज बोला है और पोइट्री को आइडियल वर्ल्ड से बैनिश कर दिया। यहाँ प्लेटो ने पोइट्री को एक्यूज किया है और बाद में एक एलिजाबेथन क्रिटिक सर फिलिप सिडनी ने अपने वक्त अपोलॉजी फॉर पोइट्री में इसका रिप्लाई किया है कि पोइट्री जो है वो मदर ऑफ लाइज नहीं है, पोइट्री को आइडियल और यूनिवर्सल बोला है। फिलिप सिडनी के बारे में दोस्तों हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम सिडनी के क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे। इसके बाद प्लेटो ने कहा है कि पोइट्री जो है वो लोगों को मोरली करप्ट करती है। उस टाइम पे दोस्तों स्कूल्स में स्टूडेंट्स को होमर्स की पोइट्री पढ़ाई जाती थी और उस टाइम पे लिटरेचर काफी ज्यादा करप्ट हो गया था, इसलिए प्लेटो कहते हैं कि होमर के जो वर्क्स है वो इमोरल है और ये स्टूडेंट्स को मोरली करप्ट करते हैं। इसलिए प्लेटो ने पोइट्री को डिसअप्रूव किया है क्योंकि ये इमोरल है। इसके बाद प्लेटो ने बताया है कि पोइट्री किस तरह से इमोशनली अटैक करती है। पोएट पोइट्री लिखने के लिए उसमें कुछ इस तरह का कंटेंट डाल देते हैं जैसे कि सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं, ट्रेजिक एलिमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को इमोशनली वीक करते हैं या इमोशनली उनको ब्रेक डाउन करते हैं। और इसके अलावा प्लेटो ने इंटेलेक्चुअली भी पोइट्री के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में भी बात की है, क्योंकि पोएट जो लिखते हैं वो रियल नहीं होता है, वो सिर्फ इमेजिनेशन में जीते हैं और इमेजिन करके ही वो अपनी पोइट्री लिखते हैं। इसलिए पोइट्री हमें इंटेलेक्चुअल तरीके से भी नुकसान करती है। और लास्ट में प्लेटो एक सरप्राइज नोट के साथ इस बुक को खत्म करते हैं और वो जस्टिस को एस्टेब्लिश करते हैं। प्लेटो ने आर्ग्यू किया है कि पोइट का आइडियल स्टेट में कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो पोइट को बैनिश कर देते हैं अपनी सिटी से और इसी के साथ वो अपनी बुक को एंड करते हैं। तो दोस्तों ये था प्लेटो का लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आगे की वीडियो में हम अरिस्टोटल और लॉन्जाइनस के क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, मे गॉड ब्लेस यू।